हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं टॉप प्रश्नों का कलेक्शन। और चलिए जानेंगे इसका सॉल्यूशन विस्तार पूर्वक। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, लैथेनाइड्स और एबिटनाइड्स को क्या कहा जाता है। यही है हमारा पहला प्रश्न। तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 में बनेगा महत्वपूर्ण। तो पहले तो ये नाम जरूर ध्यान रखना है, लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, और इसको कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। वहीं बात करें जो लैथेनाइड्स है शुरू में दिया हुआ, ये कौन ब्लॉक को कहा जाता है, कौन ब्लॉक के तत्व को, तो 4F ब्लॉक के तत्व को, 4F ब्लॉक तत्व को कहा जाता है क्या, लैथेनाइड्स। तो ये भी पूछ सकता है कि किस F ब्लॉक को। वहीं 5F ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। किस ब्लॉक के, तो 5F ब्लॉक तत्व को कहा जाता है क्या, एक्टिनाइड्स। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। F ब्लॉक तत्व का कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा तत्व होता है जहां इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से उनके परमाणुओं के F ऑर्बिटल में रहता है, और उसी को कहा जाता है F ब्लॉक तत्व। तो यही 4F ब्लॉक तत्व के को कहा जाता है लैथेनाइड्स, और 5F ब्लॉक तत्व को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड्स। वहीं बात करें अगर का लैथेनाइड सीरियम, इसका शुरुआत होता है किस, यही पूछ लेता है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं क्या, कि लैथेनाइड्स क्या होता है, सीरियम से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है, तो सीरियम से प्रारंभ होता है। पूछ देगा कि मतलब किस तत्व से प्रारंभ होता है लैथेनाइड, तो ध्यान रखिएगा सीरियम से। उसी तरह अगर आपसे पूछेगा कि एक्टिनाइड्स किससे प्रारंभ होता है, तब ये होता है थोरियम से। किससे, थोरियम से। तो दोनों को ध्यान में रख लेना। और एक्टिनाइड्स जो होता है ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। तो ये सब पॉइंट इस क्वेश्चन में जान गए। अब बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। कौन सा एक तत्व नहीं है पूछा गया है, तांबा, जल, ऑक्सीजन या फिर संपीड़न। तो जो तत्व, इस संपीड़न नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन में होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे इसको नन कर देते हैं। तो तत्व नहीं है पूछा गया है, तो जो यहाँ पर तत्व नहीं है वो हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जल क्या है, तो जल यौगिक है। सबसे पहला पॉइंट, तो जल क्या है, यौगिक है। वही जो जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो जल से उदासीन होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और इसका pH मान भी पूछ लिया जाता है जल का, तो pH मान 7 होता है। वहीं बात करें कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि जल में हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में किस तरह से होता है, भार के रूप में, तो हाइड्रोजन का होता है 1:8 होता है, यानी कि हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। ये हुआ भार के अकॉर्डिंग। लेकिन वही आयतन का अनुपात में पूछे जल, आयतन के अनुपात में क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो दोनों रूप से ध्यान में रख लेना है। इस तरह से आप इसमें पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में 1:8 होता है, और आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। ठीक, वहीं बात करें कि जो अम्लीय जल होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं कि अम्लीय जल जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है।
पूछ दे सकता है कथन के रूप में, और लॉन्ग प्रश्न के रूप में कथन जैसा सेंटेंस देके काफ़ी पूछा जाता है रेलवे के एग्ज़ाम में। वहीं बात करें तो ये अम्लीय जल तो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन जो शुद्ध जल होता है, देखिए डिफरेंस क्या है, जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, यही डिफरेंस हो जाता है। तो दोनों को ध्यान में रखना है। और सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल। और जल भी दो प्रकार का होता है, कठोर जल, मृदु जल। तो ये सब इसको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में ही रखिए। बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। कौन एक संधि पाद है, यानी कि आर्थ्रोपोडा जीव के अंतर्गत आता है, यही पूछा गया है। तो कहीं पे हिंदी इस तरह से देगा तो इसको ध्यान रखना है, इसको आर्थ्रोपोड के रूप में आता है। तो देखिए कौन सा है, देख लेते हैं। जोक है, सहस्त्रपाद है, यकृत प्रणाव है, या फिर धोंधा। तो जो आर्थ्रोपोड के अंतर्गत आता है वो हो जाएगा सहस्त्रपाद। तो सहस्त्रपाद संधिपाद है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब वही कुछ प्रमुख आर्थ्रोपाड हैं जिनका सामान्य नाम पूछ लिया जाता है। जैसे में क्या, तो कुछ अर्थ एक तरफ इस तरह से आपका लिख देते हैं, एक तरफ आर्थ्रोपोड कर देते हैं और एक तरफ उसका सामान्य नाम, क्योंकि ये पूछा जाता है। बाकी तो आपको हम बहुत बार बताए हैं कि किसके जीव कौन सा जीव किसके अंतर्गत आता है। आज ये आर्थ्रोपोड का कुछ नाम जानेंगे, सामान्य नाम। तो जिसका पूछा जाता है, एक ध्यान रखिएगा, लीमुलस। लीम्बुलस, इसका सामान्य नाम क्या होता है? किंग क्रैब। किंग क्रैब। बहुत कम लोग होंगे जो सुने होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। एक और ध्यान रख सकते हैं, पेलेमनियस। पेलेमनियस, ये किसका? पेलेमनियस का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? बिच्छू। ठीक, और ये सब किसके अंतर्गत? आर्थ्रोपोड के अंतर्गत। वहीं और ध्यान रख सकते हैं, पेडिकुलस। पेडिकुलस नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा, आपको रिवीजन में आसानी होगी। ये किसका? तो जू का। ठीक, पेडिकुलस का समान नाम क्या है? जू। जो बालों में जू हो जाते हैं ना, वही वाला जू। वहीं आप क्या ध्यान रख सकते हैं, ग्लोसिना। ग्लोसिना, और ये किसका है? तो इसका सामान्य नाम सिसिफलाई। और ये सब इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले, जो जोक हो गया, केचुआ है, घोंघा है, सॉरी, जो जोक होता है, केचुआ होता है, ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो एनेलिडा के अंतर्गत। और ये जो घोंघा हो जाता है, ये आ जाता है मोलस्का के अंतर्गत। तो ये सब आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए आज आपको आर्थ्रोपोड के अंतर्गत उनका सामान्य नाम बताएं। जो किसके अंतर्गत आता है? तो एनेलिडा संघ के अंतर्गत। बढ़ेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर, और आपको बारी बारी से सभी विषय के प्रश्न दिखते चलेंगे और सॉल्यूशन भी जानते हुए बढ़ेंगे। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, कि यही पूछा गया है कि अधूरे जल जीवाश्म से क्या फैलती है। तो क्या फैलती है? वो फैलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है। और जहाँ लगता है कि आपको लिखवाना चाहिए, हम वहाँ खुद लिखवाते हुए चलेंगे। तो आप लोग इसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसमें नहीं लिखवाएं या फिर इसमें लिखवाएं। ठीक, तो इसमें बस ध्यान रखिएगा कि अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से क्या फैलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। सेंटियागो राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो ये चिली देश की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। एक राजधानी पूछ ही लेता है किसी देश का, तो ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें कि सेंटियागो की स्थापना एक स्पेनिश के द्वारा किया गया था, उसका नाम भी पूछा जाता है। तो किसके द्वारा किया गया था सेंटियागो की स्थापना? नाम देखिए पूछा गया, क्या नाम है? पेड्रो दे बालदिविया। पेड्रो दे बालदिविया,
इसी के द्वारा सैंटियागो की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। ये कैसा क्या था, तो स्पेनिश था, स्पेनिश नागरिक था। ठीक, स्पेनिश नागरिक लिख सकते हैं। तो बस इसमें इतना ध्यान रखिए, काफ़ी है। बढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर। और हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली का क्लास अटेंड किया करें। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, चिनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्रा या फिर रावी। तो जिसका उद्गम भारत में नहीं है इस ऑप्शन में, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर सी। अब जानेंगे और कुछ पॉइंट ब्रह्मपुत्रा से संबंधित कि एग्जाम में क्या बन सकता है। तो सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ, ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कहाँ से होता है, तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत, इस तरह से लिख लीजिए। पूरा सेंटेंस नोट सुन के भी लिख सकते हैं कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट होता है। ठीक, जहाँ इसे क्या कहा जाता है, नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा को यरलुंग तसंगपो। क्या कहा जाता है, यरलुंग तसंगपो, ये ध्यान में रखिएगा। और तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। और असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसको क्या कहा जाता है, जमुना, बांग्लादेश में जमुना। तो ये सब पूछा जाता है, इसीलिए बताया जा रहा है आपको, तो आप नोट ज़रूर कीजिए। वहीं बात करें पद्मा यानी कि गंगा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को ही क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। तो ये तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जो तिब्बत में सांगपो, यहाँ तो ऐसे आपको लिख ही दिए हैं, यरलुंग तसांगपो पूरा। और क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल कहाँ किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है किसको, ब्रह्मपुत्रा नदी को। तो ये सब पॉइंट नोट डाउन जरूर करिएगा। वहीं ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियों की अगर बात कर लें तो जिसमें क्या ध्यान रख सकते हैं, दिबांग, मानस, तीस्ता और क्या, दिहांग, ये सब क्या है, सहायक नदी है किसकी, तो ब्रह्मपुत्रा की। चलिए बढ़ेंगे आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर। कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, तो जो सबसे छोटी आर्द्र भूमि हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, रेणुका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो रेणुका जो आर्द्र भूमि है सबसे छोटी भारत की, ये है कहाँ अवस्थित, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, HP लिख दिए शॉर्ट में। वहीं बात करें कि अगर आया है आर्द्र भूमि संरक्षण की बात, तो पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये डेट पूछा जाता है, पूछा भी गया है। वहीं बात करें तो भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, हो सकता है आपसे भारत की सबसे छोटी ना पूछ के क्या पूछ दे कि भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, ये पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, हरिके बैराज, नाम ध्यान रखिएगा, हरिके बैराज। और जो आपको इससे संबंधित पॉइंट बताए जाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग नोट डाउन किया करें। जब भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका है, तो भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि स्थल भी तो पूछ सकता है, तो बड़ा में क्या हो जाएगा,
सुंदरवन, जो कि कहाँ है स्थित, तो पश्चिम बंगाल में। तो बड़ा और छोटा दोनों ध्यान रखना और एकमात्र कृत्रिम वाला भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे आज के 8वें प्रश्न की ओर, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर बहती है? तो ये जो बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप देख रहे होंगे कि आपको सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहता है और डेली रेगुलर सेशन चल रहा है। तो जो भी RRB NTPC हैं देने वाले, जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो लग जाइए। अभी टाइम है, आप लोग अच्छे से GK GS मैथ रीजनिंग हर चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ आपको GK GS का फुल निचोड़ मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग बस पढ़िए। हम्बोल्ट जलधारा हो गया दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, और ये ठंडी जलधारा है। तो ये भी पूछ सकता है कि कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। इसको और किस नाम से जाना जाता है हम्बोल्ट जलधारा को? तो पेरुवियन की जलधारा। किसकी जलधारा? तो पेरुवियन की जलधारा भी इसको कहा जाता है, हम्बोल्ट जलधारा को। और ये किसकी ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की। तो हर रूप से एक प्रश्न को ध्यान में रखना है, छोटे से छोटे पॉइंट को। वहीं बात कर ले सुसीमा की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, प्रशांत महासागर की, ये सब जो है गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा में अगर प्रशांत महासागर का ध्यान रखना है, तब कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा गर्म जलधारा में क्या हो जाएगा? ध्यान रख सकते हैं, लिख लीजिएगा, सुसीमा की जलधारा। सुसीमा की जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा। किसकी जलधारा? क्यूरेशियो की जलधारा। तो ये हो जाएगा। बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक है, ये है हमारा 9वां प्रश्न। तो उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, फ्यूदर नहीं फ्यूचर। इसको क्या करिएगा? फ्यूचर। ठीक। वही बात करें इस रिपोर्ट की, तो यह संयुक्त राष्ट्र के ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है। किसके द्वारा ये जारी रिपोर्ट है? तो संयुक्त राष्ट्र के ब्रंटलैंड आयोग द्वारा, ब्रंटलैंड आयोग द्वारा ही जारी रिपोर्ट है। और यह आयोग जो है 1983 में नॉर्वे की प्रधानमंत्री गो हरलेम ब्रंटलैंड की अध्यक्षता में क्या हुआ था? गठित हुआ था। तो कब हुआ था गठित? तो 1983 में, और नॉर्वे की प्रधानमंत्री के द्वारा। तो नाम उतना ध्यान नहीं रखना, बस जो बताया गया वो। और वही बात करें, इस आयोग ने 1987 में अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में अब आपको दिखते हैं। रटा रटा प्रश्न भूल जाइए कि आपको मन खुश हो जाए प्रश्न को देख के, वैसा प्रश्न नहीं। जो एग्जाम में पूछता है वैसा पढ़िए। रटा रटा तो हर किसी को याद होता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। तो जो वास्तुकार थे कौन थे? ऑप्शन में देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करें, कई बार पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1938 में किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना, और जवाहरलाल नेहरू जी की ही अध्यक्षता में किया गया था। और केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले मतलब क्या कहता है, बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग का स्थापना किया गया था। और योजना आयोग का बात आ गया है, तो योजना आयोग का भी स्थापना डेट पूछा जाता है।
और वही योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो ये योजना आयोग का हुआ था गठन कब? 1950 में। ठीक, तो ये सब इम्पोर्टेंट डेट है। काफ़ी बार पूछा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। कौन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। यह था आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 11 नंबर प्रश्न। अब आइए 11 नंबर पे क्या है, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हम जब भी क्लास लेते हैं आपको बोलते हैं कोई भी चीज़ पहला रहे दुनिया में तो समझिए वो इम्पोर्टेंट होता। और एक प्रश्न तो हर एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और हाँ, यही प्रश्न कंफ्यूज कब होता है? अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरोजनी नायडू। जब सिर्फ भारतीय जब लगा दे इसमें तब कौन सी हो जाएंगी? सरोजनी नायडू। लेकिन जब भारतीय नहीं लगा रहेगा तो एनी बेसेंट। और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक सेशन टॉपिक वाइज में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए आप लोग जाके, उसमें फुल डिटेल के साथ आपको सारा कुछ पढ़ाया गया। तो जो एनी बेसेंट थी ये किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने किया था 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने ही। तो होम रूल लीग की स्थापना से भी कौन जुड़ी हुई है? एनी बेसेंट ही। और कॉमन बिल इन्हीं की पत्रिका का नाम है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर सरोजनी नायडू की बात कर लें तो ये 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोनों का ध्यान में आपको रख लेना है। और इन्हें भारत को किला भी कहा जाता है। किनको? सरोजनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? भारत को किला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 12वां नंबर प्रश्न। मध्ययुगीन शब्द, ये देखिए रक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा? रक्स। इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया। तो रक्स का अर्थ होता था बेली डांसिंग। और बेली डांसिंग तो है नहीं, तो बेली डांसिंग जब आ गया तो समझिए वो नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये शब्द ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे उल्टा घुमा के पूछ दे कि मध्ययुगीन बेली डांसिंग किसका अर्थ है? तो रक्स का अर्थ है। तो दोनों तरह से ध्यान में रखना है। इसमें कुल्हड़ों क्या कहता है, कुल्हों और धड़ की गतिविधियों की भी विशेषता है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं लिखने के लिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे आगे की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न 13 नंबर पे। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से जिन्हें जाना जाता था वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहा जाता था। और अन्य नाम भी जानिए, जैसे सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहा जाता था। और जानिए सीमांत को ही फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, कहीं कहीं फ्रंटियर गांधी भी मिलेगा। फिर क्या कहता है, और क्या पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही चलाया था। और एक आध पॉइंट इनसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बराबर, तो पूछा जाता है, हाँ, खुदाई खिदमतगार संगठन से कौन जुड़े थे? खिदमतगार संगठन से तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही।
और भारत रत्न सर्वप्रथम किस विदेशी को दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही। आज़ादी के बाद खान अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान के निवासी बन गए थे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आज़ादी के बाद कौन पाकिस्तान के निवासी बन गए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और भारत की प्रबल एकता का ये समर्थक भी थे। फिर भारत के विभाजन को इन्होंने एक विश्वासघात कार्य कहा। तो एक सेंटेंस पूछा भी जाता है कि भारत के विभाजन को एक विश्वासघात कार्य किस नेता ने कहा था? विश्वासघात या फिर ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान से ही। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 14 नंबर प्रश्न। और हाँ, एक 10 मिनट शो भी चलता है आपको इस चैनल पे, जिसमें आपको एक टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो 10 मिनट के अंदर कराया जाता है। तो आप लोग वो क्लास भी देखिए और प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसमें अभी आपका मुगल वंश का शासक चल रहा है, तो देख लीजिएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिवाजी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब शिवाजी की बात आई है तो इनसे तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल वही जानिए। तो सबसे पहले तो यही माता का नाम इनका काफ़ी पूछा गया है कि शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई, काफ़ी बार पूछा हुआ है। और आपको 10 मिनट शो के अंतर्गत कभी शिवाजी के बारे में भी पूरा पढ़ा दिया जाएगा कि क्या क्या पॉइंट बन सकता है। वही बात करें शिवाजी का गुरु का भी पूछा जाता है, तो गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। ये सब नाम पूछा हुआ है काफ़ी बार, इसीलिए बोल रहे हैं। वही बात करें, पूछा जाता है कि सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? कौन सा कर? तो सरदेशमुखी कर। तो ये भी लगाया गया था शिवाजी के द्वारा ही। ठीक, शिवाजी ने उपाधि धारण किस चीज़ की थी? तो छत्रपति। नाम सुनते हुए होंगे छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति इनका क्या था? उपाधि धारण इन्होंने किया था। और क्या पॉइंट इनसे जान सकते हैं? तो इनके गुरु ही जो थे दादा कोंडदेव, वो इनके संरक्षक भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। वही बात करें, कभी और आएगा चर्चा शिवाजी पे तो आपको पॉइंट वाइज पूरा बताया जाएगा। और इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार कि इनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक, और शिवाजी ने अपनी दरबारी भाषा क्या बनाई थी? तो मराठी बनाई थी। तो ये सब आप लोग नोट डाउन करेंगे। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 15 नंबर प्रश्न। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे कौन? सुकुमार सेन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें, वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, किसमें? तो निर्वाचन आयोग में, ये तो ध्यान रहेगा ही। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये पूछा जाता है। तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये इसमें आप बस ध्यान रख सकते हैं। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। तो ये पूछ सकता है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आयोग का अध्यक्ष तो मुख्य चुनाव आयुक्त। और भारत के प्रथम वाला जरूर ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ये तो पहले भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 16वां नंबर प्रश्न। भारत में नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अनिवार्य आयु कितनी है? ये पूछा गया है। तो नागरिकता से भी आपको हम पढ़ा चुके हैं टॉपिक वाइज में। आप लोग देखते ही नहीं है वीडियो, हर चीज़ का टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है।
तो नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अनिवार्य आयु है 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वहीं भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, ये तो पता ही होगा। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। वहीं आपको किस भाग में नागरिकता का वर्णन मिलेगा? तो भाग 2 में मिलेगा। ठीक। और भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 में। देखिए एकदम यहाँ पे आपको डिटेल के साथ क्लास दिया जा रहा है जीके जीएस का, तो प्लीज़ आप लोग क्लास किया कीजिए। आप हम कहते किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ना तो उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि जीके जीएस का तो सेम होता है, लेकिन ये क्लास अभी चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी 2024 वालों के लिए, तो वो लोग तो बिल्कुल मिस ना करें इस क्लास को। वही बात करें, अगर आपसे पूछे कि भारतीय नागरिकता के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय के लिए भारत में रहना अनिवार्य है, तब हो जाता है 5 वर्ष। और क्या कहता है, बस इसमें और क्या जानकारी, ठीक है इतना। अगर आपसे पूछ दे कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है, तब 7 वर्ष, मतलब बाहर रहने पर क्या होती है, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और एकल नागरिकता भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। टॉपिक वाइज में आपको फुल डिटेल के साथ हम ये सब पढ़ाए हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 17 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो लीजिए ऑप्शन में तो 11 अक्टूबर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ जान लेते हैं कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में बालिकाओं के अधिकारों और उसके सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं बात करें कि 2024 में जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो उसका थीम ध्यान में रख सकते हैं। तो थीम क्या है? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ये है इसका थीम। आजकल थीम एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो थीम ध्यान रखना है 2024 का गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। हिंदी क्या होगा? भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण है। ये है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम। बढ़ेंगे 18वें नंबर प्रश्न की ओर। रतन टाटा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकता है, चूँकि रतन जी एक अनमोल हीरा थे रतन टाटा जी, और भारत को काफ़ी क्षति हुई है ऐसे इंसान को खोने से, चूँकि इनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि काफ़ी दुखद खबर है। और ये पूछा गया है कि ये क्या थे, तो ये एक भारत के सबसे बड़े सम्मानित उद्योगपति में आते थे। कौन? रतन टाटा जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 86 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चूँकि ये काफ़ी दिनों से उम्र संबंधी समस्याओं से बीमार चल रहे थे, और मुंबई के बीच क्रैंडी अस्पताल में इनको क्या कराया गया था? भर्ती कराया गया था। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि इनका निधन हुआ, और ये कितने वर्ष की अवस्था में हुआ ये भी पूछ लिया जाता है। और क्या थे? तो एक उद्योगपति थे। यही बात करें तो इनको कुछ अवार्ड भी मिले हुए हैं जो कि पूछ सकता है। तो लास्टली 2023 का अवार्ड ध्यान रख सकते हैं जो इनको मिला था। जैसे तो इनको तो 2006, 8, 9, 2016, 21 में भी मिला है, लेकिन एग्ज़ाम में एक साल का पीछे का पूछ लिया जाता है। तो 2023 का 2 अवार्ड ध्यान में रख सकते हैं। क्या? महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार इनको मिला था रतन टाटा जी को। ठीक। एक और 2023 में ही इनको मिला था पुरस्कार, उसका नाम भी ध्यान रख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार। ये 2023 का पुरस्कार है, और इनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। इसके लिए भी अब हो रहा है, चर्चा बन रहा है। बाकी देखिए आगे क्या होता है।
बढ़ेंगे 19वें नंबर प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोग को पता है कि डेली आपसे 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का 3 प्रश्न क्या है आपके लिए, आपको जवाब देना है। बहुत कम लोग जवाब देते हैं, सारे लोग जवाब दिया कीजिए। आप आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे है स्थित? लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? और ये सब डिटेल के साथ आपको पढ़ाया गया। भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये प्रश्न है दूसरा। भारत में सिक्के किसके द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है? ये है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आज का आपके लिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपको बताना है। क्या बताना है? रासायनिक नाम। प्लीज़ आप लोग आंसर दिया कीजिए, आप ही लोग के रिवीजन के पर्पज़ से किया जाता है। और कल जो सेशन हुआ था उसका आंसर आपको बता देते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या, उसका आंसर जानिए आप लोग। आपसे पूछा गया था हीराकुंड परियोजना नदी मतलब किस नदी पे है? तो वो है महानदी पे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी, BR अम्बेडकर। वहीं तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। तो जो लोग जवाब देते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं देते हैं तो प्लीज़ दिया कीजिए। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे कि क्या है अगला प्रश्न, जो कि होगा हमारा 19वां नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न आ गया है कि भारतीय संघ की लिपि क्या है? तो भारतीय संघ की जब बात लिपि की आती है तो देवनागरी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी। तो ये भी ध्यान में रखना है कि भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। और संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं हैं जो राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। कितने भाषा? तो 22 भाषा है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक। और वही बात है जो कि काफ़ी बार पूछा गया है कि किस राज्य के सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी है? तो वो है नागालैंड की। तो वो पॉइंट आप लोग सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। और क्या पूछ लिया जाता है? पूछ लिया जाता है कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कार्य करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। वहीं बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगा? तो अनुच्छेद 350, वो भी ध्यान में रख लीजिएगा। और संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो भाषा शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। ये काफ़ी बार पूछा गया है। डोगरी, मैथिली और क्या, संथाली और बोडो, ये सब पूछा हुआ भी प्रश्न है और आगे भी मिल सकता है, तो ध्यान रख लेना है आपको। बढ़ेंगे आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखते हैं 20वां क्या है। भारत के वह प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो पहली बात तो ये कि प्रथम भी थे और इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये थे GV मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो ये नियुक्त होते हैं, यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। और इनका लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होता है, ये आपको बहुत बार बता चुके हैं। वहीं लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं।
जीबी मावलकर तो हो गए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन पूछा जाता है और क्या प्रश्न कि सबसे लंबे समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो बलराम झाकड़ नाम सबसे लंबे समय के लिए रहे थे। तो ये ध्यान में रखना है बलराम झाकड़ जी से। और क्या हो सकता है, प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाता है, तो ये हो जाएंगे जीएमसी बाल योगी, प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता होता है कि प्रथम कौन थे, लेकिन दलित लगाएगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। मीरा कुमार की बात करें तो ये प्रथम महिला में थी लोकसभा अध्यक्ष। मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो ये मनन सैनम आयंगर, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और इसी तरह का रेगुलर डिस्कशन क्लास मिलता रहेगा। तो मन से पढ़िए आप लोग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टॉप प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। तो थैंक यू।